पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी का फुक़दान सिर्फ पीसीबी ही नहीं बल्कि खेल के मुस्तक़बिल और इसकी साख को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर ना खेल और ना ही इससे मुंसलिक इदारे में इस्तेहकाम आ रहा है। मुतवक्के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा की आमद से कबल चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी के तहत T20 वर्ल्ड कप का ऐलान और फिर इसी रोज़ हेड कोच मिसबाहुल हक वक़ार यूनुस का टीम को मेगा इवेंट से कबल छोड़कर चले जाना, ये सब पीसीबी के फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी ना होने की दास्तान सुना रहे हैं। मगर शायखीन क्रिकेट, माहिरीन और क्रिकेट एक्सपर्ट की नज़रें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान पर जमी हुई हैं और इसकी वजह भी बनी है सिलेक्शन कमेटी के फैसलों में तसलसल का ना होना। वो क्रिकेटर जो परफॉर्म ना करने की वजह से टीम से ड्रॉप हुए, उन्हें फिर जगह देना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रमीज़ हसन राजा ने टीम के इंतखाब में अपनी राय दी, मगर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं उन्होंने सिर्फ टीम बताई, रमीज़ राजा की इनपुट इसमें शामिल नहीं। 1996 में टेस्ट डेब्यू किया, पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में जगह बनाई जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी की। 25 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को देखते हुए मौजूदा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को, जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अहम ओहदे पर तैनात हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां हो रही हैं और बिलखुसूस वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए जिस टीम का ऐलान हुआ है उस पर ज़्यादा बेहतर तबसरा, ज़्यादा बेहतर जवाब मोहम्मद वसीम से कोई दे नहीं सकता। और मोहम्मद वसीम जो कि इस वक्त रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। और वसीम, सबसे पहले मैं आपका इस एतबार से, इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ी तनकीद होती है आप पे और तनकीद करने वालों में, सवाल करने वालों में हमारा भी नाम आता है, लेकिन आज आप हमारे साथ मौजूद हैं तो क्रेडिट गोज़ टू यू कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों में शामिल नहीं हैं जो फेस नहीं करना चाहते चीज़ों को, बल्कि आप फ्रंट पर आकर चीज़ों का जवाब भी देते हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा वसीम, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो आपने टीम अनाउंस की है, आपका सवाबदीदी इख्तियार है किसको रखना है किसको नहीं रखना, जवाबदेह आप हैं और जब टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। बट आपने जब पहली टीम अनाउंस की थी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, लैपटॉप लेकर आए थे, चीज़ों को आपने डिस्क्राइब किया था, आपको बड़ा प्रेस किया गया था, कहा गया था कि जी वसीम एक नई डायरेक्शन लेकर चलेंगे। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप के लिए आपने टीम अनाउंस की है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी टीम जब अनाउंस होती है और पाकिस्तान का शायद आप हिस्ट्री भी उठा के देखते हैं तो उस पर कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर तनकीद होती है। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव वे में इस तरह देखता हूं कि देखें, अभी भी पूरी कौम की नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट पे हैं और सबकी उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। तो मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेता हूं कि जितना रिस्पांस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव हो रहा है वो एक डिफरेंट आप वो देखते हैं। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल आप देखते हैं तो ये तो पार्ट ऑफ आपका जॉब है कि आपने डिसीजंस लेने हैं, फिर उनको आपने बैक भी करना है। तो ऑब्वियसली आप पे तनकीद भी होती है, आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी आते हैं, तो दैट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। लेकिन इन चीज़ों का आपने इम्पैक्ट क्या लेना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कि पहले शायद आप भी कहते थे जी कि सोशल मीडिया के उस पर टीम बनती है, तो अब उल्टा काम अगर चल रहा है तो फिर भी देखें आप दूसरी एंगल से इसको देख रहे हैं। तो आई थिंक ये जॉब भी ऐसी है कि इसके अंदर आपको जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं तो उसके बाद रिस्पांस लेना है। और दैट्स द रीज़न आई एम सिटिंग हेयर कि मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। और जो लॉजिक हमने सिलेक्शन में रखी थी पाकिस्तान को देखते हुए, पाकिस्तान टीम को देखते हुए, उसके लिए जो बेस्ट डिसीजन से वो हमने किए हैं। और आगे चल के आपके सवाल होंगे तो मैं जवाब भी आपको दूंगा। एब्सोल्युटली वसीम, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप हर किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन आपने लॉजिक की बात की तो लॉजिक नज़र आ नहीं रही यहाँ पर। आपने कहा कि सोशल मीडिया के कहने पर टीम नहीं बनना चाहिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन वो जो टीम का लीडर है जिसका नाम बाबर आजम है, उसके भी ख्यालात इस टीम के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। आप ख़ुद भी क्रिकेटर रहे हैं और कप्तान की अहमियत को जानते हैं, तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाबर आजम के साथ आपकी कितनी सिटिंग हुई? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि मिसबाहुल हक का अलग होने का बुनियादी मकसद ये है कि उनको इस टीम में बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया। तो बाबर आजम आपके साथ कितने इस टीम को बनाने में शामिल रहे या नहीं?
देखिए, एक तो ये रूमर्स चल रहे हैं, आपने भी जिस वसूख के साथ कहा है, लगता है आपके शो में बैठ के उन्होंने ये बात की है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने पूरे जो प्रोसेस हमारे होते हैं हमने उनको ही फॉलो किया है। उसमें कैप्टन भी हमारे साथ थे और कोच को भी इंक्लूड उसमें किया गया था, और बाबर के साथ मेरी 12 सिटिंग हुई है। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की टीम है, वो एक दिन में नहीं बनती है। ये प्रोसेस काफ़ी अरसे से जारी था, और जितनी भी पिछली हमारी सिलेक्शंस हुई थी, और ये बार बार मैंने कहा था कि वर्ल्ड कप हमारा सर पे आ रहा है, तो जो हमारा इतने ज़्यादा मैचेस हैं T20 के, तो पहला फेज़ उसका जो है वो यूज़ करेंगे उसको एक्सपेरिमेंट करने के, ताकि हमें बेस्ट ऑप्शंस मिल सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आइडियल सिनारियो तो वो नहीं हो चुका। वो आपको भी पता है कि जितने भी प्लेयर्स को ट्राई आउट किया गया उसमें से हार्डली एनी वन सीमेंट देयर प्लेस। तो आखिर में आके वी हैड टू मेक द कॉल्स कि अब इनमें से बेस्ट ऑप्शंस को कौन से हैं। तो ऑब्वियसली उस पर मीटिंग हुई, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स भी हुई, कैप्टन से भी मीटिंग्स हुई, मिसबा भी ऑन बोर्ड थे जब वो इवन वेस्ट इंडीज़ के अंदर थे, तो वो राब्ते में थे, तो उनके साथ भी बात होती रही है। तो पूरा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया गया। क्या प्रोसेस था, अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी कि बाबर आजम की बात को अहमियत नहीं देनी, चीफ सेलेक्टर की बात को अहमियत नहीं देनी, और नए चेयरमैन रमीज़ राजा जो बोलेंगे उस पर सर झुकाकर अमल करना है। अगर थोड़ी सी वजाहत करना चाहें आप। देखिए, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इतने वसूख से कह रहे हैं जैसे कि आपके शो में बैठ के। सर वसूख से नहीं कह रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, क्योंकि ये बात चली कि रमीज़ राजा को फ़ोन किया, रूमर चल रहे हैं कोई। हाँ वसीम साहब, रमीज़ राजा को फ़ोन किया, ये रूमर नहीं चल रही है, हेडलाइंस चली हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी खुशदिल, आज़म और शोएब मेरी टीम में नहीं थे। न तो तरदीद हुई, न तस्दीक हुई, न रमीज़ राजा ने कुछ कहा, न बाबर आजम ने कुछ कहा। सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव वसीम खान ने कहा कि बाबर हमारे पीछे खड़े हैं। तो अगर ये टीम आपकी है, बाबर की है, रमीज़ हसन राजा की है, चीफ एग्जेक्टिव की है, तो फिर उनको एक मिलकर बयान देना चाहिए था कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है। और ये जो र्यूमर्स चल रही हैं, र्यूमर्स अगर चल रही थी ना, आपकी तरफ से किसी चीज़ की वजाहत आई कि आज आप मौजूद हैं, तो आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपके सामने बैठा जब एक बात आपको कह रहा हूँ कि मैं वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि ये इधर ही एंड हो जाना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन फिर बात वही है कि आप कह रहे हैं कि ये फ़ोन गए, इधर गए, उधर गए। दैट्स नॉट द केस। हमने पूरा जो प्रोसेस है हमने उसको फॉलो किया है, और सारे इसमें पार्ट थे इस सिलेक्शन का। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम इधर उधर नहीं जाते, बाबर आजम किन खिलाड़ियों को रखना चाहते थे और आपने किन खिलाड़ियों के हवाले से उनको कन्विंस किया, ये तो बता सकते हैं आप? हाँ, देखिए, आप मीटिंग की जो बात होती है, ऑब्वियसली अब मैं नेशनल टीवी पे बैठ के तो नहीं आपको बताऊंगा कि ये बात हुई, वो बात हुई है। प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, जब सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं जी कि हमारी जो पिछली सीरीज़ ख़त्म हुई है, जो उससे पिछली सीरीज़ ख़त्म हुई है, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या थी, अच्छी चीज़ें क्या थी, उसमें कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और वो जो चीज़ें हाईलाइट, वो सबको ही पता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स कुछ मिडल ऑर्डर के चल रहे थे, कि हमने उनको कैसे बेहतर करना है। कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी से बेहतर करनी है, कुछ सिलेक्शन से बेहतर करनी है। और अब एक टीम जो आप देखते हैं ये आपके सामने आई है, इसमें आपको एक क्लियर माइंडसेट नज़र आ रहा है कि हम डायरेक्शन क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, कि जो मिडिल ऑर्डर में आपको बैट्समैन नज़र आएंगे वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। तो वो क्लियर आपको एक मैसेज मिल रहा है इस टीम के अंदर कि हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे अप्लाई करेगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा, कौन से ब्रांड की वो क्रिकेट खेलेगा। तो वो एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए। उसके बाद प्रॉब्लम जो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम हमें जो आ रहा था वो आ रहा था मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों का। अब उसकी जो रीज़न्स थे, चलें उसको भी हम साइड पर रख देते हैं। लेकिन जितने भी प्लेयर सेलेक्ट हुए, आई डू एग्री कि उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं थी। लेकिन आप भी किसी प्लेयर का बोलेंगे तो उनकी भी परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं थी कि वो ऑटोमेटिकली टीम के अंदर आते। तो एंड पे जाके फिर हमने उनकी परफॉर्मेंस जो काउंट होती थी, डोमेस्टिक की है चाहे वो PSL की है, फिर टीम के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस रोल के ऊपर बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद क्या है। तो इस तरह हमने इसको चीज़ को फाइनल किया है। लेकिन क्लियर कट हम कह दें जी स्टार्ट्स पे ये आता था, ये बाहर होता था, हमारे पास वो लगी मौजूद नहीं थी। बहुत अच्छी बात की वसीम आपने, कौन टीम में आ सकता था, कौन टीम में नहीं आता, और आपने कहा कि किसी को प्रीवियस परफॉर्मेंस पे लिया, किसी को PSL की परफॉर्मेंस पे लिया, किसी को रोल डिफाइन किया। तो अच्छा हुआ आपने बता दिया। मेरा ख्याल है PSL 2021 जो 4 बैट्समैन आपने लिए हैं और जो 2 बैट्समैन आपने नहीं लिए, उनकी परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं।
और जो सबसे ज़्यादा ज़ोर है वो ये है कि जी स्ट्राइक रेट और छक्के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपसे मैं खुद चाहूँगा कि आप इस हवाले से अगर बताना चाहें। जो इस वक्त मामला जो है नज़र आ रहा है हमें कि सोहेब मकसूद ने टॉप किया था, आपने उनको रखा, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी, 428 रन उन्होंने किए। उसके बाद बात करते हैं तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 156 था, 22 छक्के उन्होंने मारे। फिर अगर शोएब मलिक साहब की हम बात करते हैं जिनको नहीं रखा गया टीम में, उन्होंने 17 छक्के मारे, उनका स्ट्राइक रेट 149, 357 रन। आज़म खान की अगर हम बात करते हैं जिनको टीम में रखा गया, जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, उनके 174 रन हैं, उनकी तरफ से सिर्फ 7 छक्के लगे, 133 उनका स्ट्राइक रेट। आसिफ अली 224 रन, 18 छक्के। फिर उसके बाद मैं खुशदिल की बात करता हूँ, 165 रन, 137 स्ट्राइक रेट, 10 छक्के। और फ़खर 287 रन, 11 छक्के। तो आपने यहाँ पर शोएब मलिक और फ़खर को नहीं रखा, बाकी जिनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है उनको रख लिया, आप खुद ही बता दीजिए। देखिए, इसमें आपको रोल्स भी टीम के अंदर देखने हैं कि टीम के अंदर उस रोल की रिक्वायरमेंट क्या है। इस तरह तो देखिए, अगर आपने टॉप 5 परफॉर्मर्स रखने हैं तो वो हो सकता है आपके टॉप 5 आपके फिर बैट्समैन जो हैं वो ओपनर्स आ जाएंगे या आपके सारे मिडल ऑर्डर आ जाएंगे। तो यही तो चीज़ें हमने देखनी होती है कि कौन से रोल के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल बैट्समैन मौजूद है। शोएब मलिक की आपने बात की है, तो वो जो रोल उनके लिए टीम में हो सकता था वो था जो कि है मोहम्मद हफीज़ के पास, जो कि नंबर 4 पे खेलते हैं। तो आप मुझे खुद बता दें कि शोएब मलिक बेहतर ऑप्शन है या मोहम्मद हफीज़ बेहतर ऑप्शन है, कंसिडरिंग कि वो बॉलिंग में जो देते हैं टीम को। बाकी जो बैट्समैनों की आपने बात की है वो डिफरेंट सिनारियोज के बैट्समैन है कि सुहेब इज़ अ डिफरेंट टाइप का बैट्समैन है, वो नंबर 3 या उससे ऊपर भी वो खेल सकता है। जो बाकी बैट्समैन आपने किए हैं वो 5 और 6 नंबर के बैट्समैन हैं, तो उन पर जो कंपैरिजन है वो एक दूसरे से नहीं बनता है। वो स्लॉट के लिए उनका कंपैरिजन जिससे बनता है उसके अंदर जो बेहतर परफॉर्मर्स हमें नज़र आए हैं, जो बेहतर हमें नज़र आया कि टीम को मैचेस जिता सकते हैं, हमने वो ऑप्शंस पिक किए हैं। बिल्कुल बजा फरमाया वसीम आपने, और मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। बट आप मुझे ये भी बता दीजिए, आप कह रहे हैं 5 और 6 के बैट्समैन, और आप ये भी जानते हैं कि यूएई में ये टूर्नामेंट मुनक्किद होना है और पीएसएल भी यूएई में ही हुआ था। इनसे पीएसएल में छक्के नहीं लगे, इनसे पीएसएल में उस नंबर पर परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में कैसे परफॉर्मेंस हो जाएगी। पीएसएल में 65-70 की बाउंड्री थी, वर्ल्ड T20 में ये बाउंड्री नहीं होगी। आप ये किस प्लेयर की बात कर रहे हैं? आप जिन प्लेयरों को आपने, खुशदिल को आपने रखा, आजम को आपने रखा, आसिफ अली को आपने रखा, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट आई थिंक पीएसएल की हिस्ट्री का भी और शायद लास्ट पीएसएल का भी वो आसिफ अली का है। फिर मैं बात करूंगा कि 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैनों की। मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, और वो छोटा सा सवाल ये है कि जो खिलाड़ी पीएसएल में नंबर 5 और नंबर 6 पोजीशन पर अपनी टीमों को सर्व नहीं कर सके, अपनी टीमों को उठा नहीं सके, उनमें ऐसा क्या आपको नज़र आया कि आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान टीम को उठा देंगे? देखिए, नंबर 5 और 6 की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं स्टैट्स वाला एविडेंस, क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस भी हो, वैसा प्लेयर होता तो ऑटोमेटिकली आपकी वो टीम के अंदर आ जाना था। बेस्ट प्लेयर्स हमारे पास यही मौजूद हैं, 4 से 5 जो प्लेयर्स थे, उसके बाद उनको एनालाइज किया गया। और आज़म को आप मिक्सअप कर रहे हैं बैटिंग के साथ, आज़म इज़ अ बैकअप विकेट कीपिंग के तौर पर हमारे वो पिक हुए हुए हैं एज अ बैकअप विकेट कीपर। अगर आप स्क्वाड के अंदर देखते हैं तो वो जो इनिशियल रोल है वो आसिफ का है, साथ में उसके खुशदिल मौजूद हैं और उसके साथ मोहम्मद हफीज़ मौजूद हैं। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस भी नज़र आ रहा है, आपको एक लेफ्ट हैंडर भी नज़र आ रहा है, और साथ साथ आपको वो एबिलिटी भी नज़र आ रही है कि यार कौन से क्रंच सिचुएशन के अंदर यूएई की कंडीशंस के अंदर हमें मैचेस जिता सकता है। तो वसीम साहब मुझे ये बता दें कि 9 मैच खेलने वाले खुशदिल में आपको जो है नज़र आ गया तजुर्बा, लेकिन पाकिस्तान से कुछ 21 साल से खेलने वाले शोएब मलिक में आपको तजुर्बा नज़र नहीं आया। मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा शोएब मलिक को कि आप उनको टीम में डालें ही डालें, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो यूएई की कंडीशन है, अगर आप उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते हैं, न्यूजीलैंड लेकर जाते हैं, मैं आपके पीछे खड़ा होता, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता। वो पुल नहीं कर सकते, वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते, फास्ट बॉलर पर अच्छे नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए टीम में। लेकिन ये शोएब मलिक वो है जो यूएई जैसी कंडीशन में टेस्ट मैच में भी 200+ रन कर चुके हैं। फिर शोएब मलिक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान को एक हारा हुआ मैच अफगानिस्तान से जिता दिया था, इसीलिए मैं उनको एडवोकेट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते हैं, वो तो ज़ल्मी के लिए अबू धाबी में नंबर 5 पर खेल रहे थे, वो नंबर 3 पे भी खेले हुए थे जी, कराची के लेग में खेले हुए, नंबर 3 पे भी खेले हैं, नंबर 4 पे भी, हाँ जी, नंबर 4 भी खेले हैं। और वो उस पर
अब मैं आपको, मैंने पहले भी एक बात की हुई है कि देखें, शोएब मलिक से मेरी बात भी हुई थी। मोहम्मद वसीम साहब, मैं आपको ज़्यादा बातों में नहीं उलझाऊंगा। आपने कुछ कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में वापस लेकर आए ड्रॉप करने के बाद इमाद वसीम को, आपने ही कहा था, ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि हम इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं इमाद वसीम को कि वो यूएई की कंडीशन में बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो यूएई की कंडीशन में तो मलिक भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, व्हाई नॉट आप मोहम्मद शोएब मलिक को नहीं ले रहे, इमाद वसीम को आप ले रहे हैं क्योंकि वो यूएई की कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो शोएब मलिक इमाद वसीम की जगह टीम में आते थे? ना 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 ना, फिर आप मैं रोल की बात कर रहा हूँ, मैं रोल की कंफ्यूज हो रहे हैं। या मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि रोल की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि किन रोल्स के लिए हमने प्लेयर्स को देखा हुआ है। इमाद वसीम का मैंने स्टेटमेंट भी दी थी कि उससे पहले वो ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन जब वर्ल्ड कप शिफ्ट हुआ हमारा यूएई के अंदर तो उनके स्टैट्स वहाँ पे बेहतर हमें नज़र आए, तो उसके बाद हमने उनको कंसीडर किया और वो स्क्वाड के अंदर आपको वो नज़र आ रहे हैं, वो किसी रोल के लिए आपको नज़र आ रहे हैं। आप मिक्स ना करें प्लीज़ बॉलर्स को बैट्समैनों के साथ, ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर के साथ, मिडिल ऑर्डर को लोअर ऑर्डर मिडिल के साथ, आप मिक्सअप चीज़ों को कर रहे हैं और यही मैं ब्रेक डाउन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वसीम, मैं मिक्स बिल्कुल नहीं कर रहा, शोएब मलिक का कोई कंपैरिजन नहीं है इमाद वसीम के साथ। मैंने आपको कहा, अगर आपने सुना कि इमाद वसीम के बारे में आपने कहा कि वो यूएई की कंडीशन में हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाई नॉट शोएब मलिक आपको बैटिंग में वही करके दे सकते हैं जिस रोल में आप इमाद वसीम को देख रहे हैं, तो आप शोएब मलिक के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि हमारे पास मोहम्मद हफीज़ मौजूद है उस रोल के लिए जिस रोल की हमें टीम में ज़रूरत है, और मोहम्मद हफीज़ उनसे सुपीरियर हमें लगी हैं क्योंकि वो बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं, वो पूरे बॉलर के तौर पे भी खेल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, तो वो चीज़ टीम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद हफीज़ को प्रेफर किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम साहब रावलपिंडी से। बहुत सारे सवालात हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोइन खान साहब के फर्जंद आज़म खान को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। मुझे ये बता दीजिए कि आप बड़े अच्छे तज्जिया कार भी रहे हैं, एक्सपर्ट भी आप रहे हैं, तो आईसीसी वर्ल्ड T20 जो टीमें खेल रही हैं, 4 टीमें कौन सी हैं आपके ख्याल में जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की अगर बात मैं करता हूँ, यहाँ पे देखें कि आप पाकिस्तान को नहीं रख रहे 4 टीमों में? खुद बताएं कि आपको कि आप पाकिस्तान आपको आप चाहर की क्या, मैं तो आगे का भी देख रहा हूँ कि जितने एडवांटेजेस हमें हासिल हैं यूएई के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस पर ठीक है आपको सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं, एक आध पे हर बंदे का होता है, और वो राय आ जाए, या देखें आप एक दो प्लेयरों का आपने कहा आपकी राय में उनको होना चाहिए, आप एक और बंदे से पूछेंगे वो शायद किसी और प्लेयर के ऊपर होगा, तो वो राय का इख्तिलाफ तो वो ठीक है जायज़, एक चीज़ हर बंदे का अपना एक राय है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बिगर स्क्रीन देखते हैं कि इस टीम को आप सामने रखते हैं और आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान क्या इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल सकता है, क्या हम लास्ट 4 में आ सकते हैं? मैंने तो ये बोला ही नहीं आपसे कि पाकिस्तान अच्छा खेल सकता है तो या पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सकता। मैंने पूछा वसीम की वर्ल्ड कप 2021 में 4 टीमें सेमीफाइनल की कौन सी हैं, मैंने ये पूछा आपसे। मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि टीम अच्छा खेलेगी या नहीं खेलेगी। देखिए, मैं एज ए चीफ, मैं जब तक तजिया निगार बनूंगा ना तो फिर मैं आपको खुल के ऐसी बातें करूंगा, लेकिन एट द मोमेंट मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ कि पाकिस्तान टीम मुझे डेफिनेटली आगे जाते हुए नजर आ रही है। आप श्योर शॉट हैं, कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। टीम कितना आगे जाते हुए देख रहे हैं आप? कितना आगे जाते हुए देख रहे हैं? 4, 3, 2, 1, 5, 6? जी देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम न सिर्फ कि हम सेमीफाइनल में आएंगे बल्कि हम फाइनल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हम वेरी पॉजिटिव, और यही चीज़ मतलब आप भी अगर इसको थोड़ी सी बिगर पिक्चर देखते हैं, वो चीज़ें हटा के कि जी मेरी मर्ज़ी का प्लेयर कोई आया या नहीं आया है, या मेरी पसंद का कोई प्लेयर आया या नहीं आया है, अगर हम इस टीम को देखते हैं तो आपको आंसर मिलेगा कि यार बिल्कुल ये लड़के हमें वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। वसीम साहब, हमें पाकिस्तानी और हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। 92 में भी यही दिल में आवाज़ थी और अब भी यही आवाज़ है, और कोई पसंद का प्लेयर नहीं है, जो परफॉर्म करेगा वो हमारे दिल की आवाज़ है। अब मुझे ये बता दीजिए वसीम साहब कि जो आपने टीम मुंतखब की है, अब आपसे बड़े चीफ सिलेक्टर थे, बड़े क्रिकेटर थे इंज़मामुल हक साहब, आप अपनी जो है वो
अंजुमन में बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई दानिश में कोई अलग बात नहीं है। अब माजी के जो 3 आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट हुए हैं, टीम पहले अनाउंस हो जाती है, बाद में उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं। 16 तारीख कट ऑफ डेट है, तो सही है ये बात कि इसमें 2-3 हो जाएंगी चेंजेस। और आपके जो नए आने वाले चेयरमैन हैं रमीज़ हसन राजा साहब, उन्होंने भी खिलाड़ियों से कहा है कि पॉसिबल है टीम में तब्दीली हो जाए। तो आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? आप 2-3 नाम काट देंगे जहाज़ में चढ़ने से पहले? नहीं, देखिए टीम जब सेलेक्ट हुई है तो ऑब्वियसली जैसे इतनी बात मैंने आपसे की है, तो मैं हवा में बातें तो नहीं कर रहा, मैं अपना होमवर्क आपको बता रहा हूँ, आपने अपना होमवर्क किया है, आप चीज़ें पूछ रहे हैं, तो वो उसके बाद ही ये चीज़ें डिसाइड हुई हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ जी कि टीम में चेंजेस नहीं होंगी, मैं ये कहता हूँ कि टीम में चेंजेस हमारा प्लान नहीं है, लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा आ जाता है तो वो चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट हमें जो 15 बेस्ट प्लेयर्स नज़र आए थे हमने वो पिक किए हैं, लेकिन आगे चल के कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस सामने आ जाता है तो वो पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा होगा, हो सकता है, यस ये तो पॉसिबिलिटी है। आपको भी पता है कि आईसीसी ने इस चीज़ की एक विंडो रखी हुई है, तो वो अलाउ है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। लेकिन अगर ये सीरीज़ आगे चल रही है, इसमें कोई एक्सेप्शनल कोई चीज़ सामने नज़र आती है, इन चीज़ों पर सोचा जा सकता है। अच्छा सर, मैं तो अगला सवाल ये कर रहा था कि आपने खुद कह दिया कि मौजूद है इस बात की गुंजाइश कि टीम में तब्दीली हो सकती है, वरना मैं अगला सवाल आपसे ये कर रहा था कि अगर टीम में तब्दीली कर दी रमीज़ राजा ने 16 तारीख से पहले, तो वसीम कहीं रिज़ाइन तो नहीं कर देंगे? नहीं, आपको ये रमीज़ भाई आपने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है जी कि उन्होंने कहा है कि मैं टीम चेंज करूंगा। देखें, चेयरमैन का काम नहीं होता टीम बनाना या इस तरह। मैं जितना मुझे हो गए हैं 2 साल हो गए हैं पीसीबी के अंदर, चीफ सेलेक्टर काफ़ी महीने मुझे यहाँ पे भी हो गए हैं, अभी तक मुझे ऐसा कोई हर्डल आया नहीं है कि जहाँ पे चेयरमैन ने बात की हो इस तरह की, या वो अपने अपने डोमेन में रह के सारे काम कर रहे हैं। तो आगे चल के अगर ऐसा कोई होगा तो फ्यूचर प्रेडिक्ट्स मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट कोई आएगा। अच्छा वसीम, ये बताएं कि रमीज़ राजा ने अगर मुस्तकबिल में मुदाखलत की, उन्होंने कहा पहले मुझसे पूछ लेना वरना टीम अनाउंस नहीं करना, आपने नाम कुछ और दिए, उन्होंने कुछ और नाम करके चला दिए, तो फिर आप चलेंगे इस तरह? देखिए, पूछने का जहाँ तक बात है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि टीम अप्रूव होती है, ये तो एक स्टैंडर्ड हमारे एसओपीज़ के अंदर है। टीम जाती है चेयरमैन के पास, वो अप्रूव करते हैं, तो वो प्रोसीजर तो फॉलो होगा आगे चल के भी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मुदाखलत की या इस चीज़ों की, ये आप आई डोंट नो क्यों आप ये पूछ रहे हैं, किस तरह से। अच्छा, मैं पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि रमीज़ राजा साहब जब आप चीफ सिलेक्टर बने थे तो आपकी सिलेक्शन पर क्या कह रहे थे। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारी तो कोई बात मानने के लिए आप तैयार ही नहीं है, तो शायद आपके मुतवक्के चेयरमैन साहब उनकी आपको बात को वेटेज दे दें आप। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वैसे इंडिविजुअल्स को अनाउंस करें, उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास टैलेंट को परखने की आंख हो, आई फॉर टैलेंट। इसलिए कि अगर ये उनके पास उसकी सलाहियत नहीं है तो बार बार गलत सिलेक्शन होगी और बार बार आपके सिस्टम को ठेस लगेगी और आप आगे जाने के बजाय पीछे जाते रहेंगे। सो आप गलत डिसीजंस को रीइंफोर्स करते रहेंगे और एक तरह से भंवर में फंस जाएंगे। सो सबसे पहले तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो सिलेक्शन पैनल अनाउंस करें उसके पास टैलेंट को देखने की, परखने की और फिर इतनी हिम्मत हो कि उसको बैक करने की और खिलाने की एक तरह से आज़ादी हो और सलाहियत हो। वसीम साहब, ये भी खबरें चल रही हैं कि रमीज़ राजा साहब आके बड़ी तब्दीलियां करेंगे और शायद मिसबा ने वकार ने नवश्ता दीवार पढ़ लिया था, उन्होंने पहले ही अपना रास्ता अलग कर लिया और अब एक बार फिर कह रहे हैं ट्रेडिशनल सिलेक्शन कमेटी होगी, नहीं चीफ सिलेक्टर होगा, 4 सिलेक्टर होंगे। जैसे आपकी सूबाई टीमों के 6 टीमों के जो कोचेज़ हैं वो नहीं होंगे आपके साथ। तो आप देख रहे हैं अपने आप को इनके साथ नए फार्मूले के हिसाब से आप काम करेंगे? रमीज़ राजा के साथ आपकी गुफ्तगू तो ही होगी? हाँ, देखिए, इस बारे में हमारी कोई इस तरह कोई बात नहीं हुई कि आगे कैसे चीज़ें चलनी हैं। ऑब्वियसली जब वो आएंगे उसके बाद ये चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन बात वही है कि यही जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो डायरेक्शन आपकी जो सेट होती है, ऑब्वियसली वो जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो आपके ऊपर वाले लोग ही बनाते हैं, आपको एक डायरेक्शन देते हैं जी कि इस तरीके से हमने खेलना है। जैसे उस दिन भी जो बात हुई है, टीम के साथ भी बात हुई है जो रमीज़ भाई की, कि वो डायरेक्शन पे उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है कि हमने अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, हमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। हालांकि ये चीज़ पहले भी डिस्कस हुई थी, लेकिन मतलब मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ,
लेकिन शायद उस डायरेक्शन में हम उस रफ्तार से नहीं गए या उस तरह नहीं गए जिस तरह हमें जाना चाहिए था। अब उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं जा सके या क्या हमारे हर्डल से, बट आई वुड से कि फ्रेश स्टार्ट है कि अभी चेयरमैन भी नए आ रहे हैं, साथ में अगर आप देखते हैं कोचेज़ भी लेट्स सी के नए कोचेज़ आएंगे, तो लाइन तो वही है, लेकिन इस दफ़ा चीज़ें मुझे लगता है कि बेहतर डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती हैं और उससे प्लान्स के साथ स्टिक करने की हमें ज़रूरत है। वसीम साहब, सवाल करना सहाफ़ी का काम है और एक बार फिर आपका बड़ा मैं मशकूर और ममनून हूँ कि आप आए और आपने बड़े खुले दिल के साथ चीज़ों का जवाब दिया। वो एक अलग बात है कि आप हमारे आदाद-ओ-शुमार को मान नहीं रहे। आदाद-ओ-शुमार हमारे हैं नहीं सर, वो तो हमने क्रिकेट की वेबसाइट से उठाए, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखकर जो है वो मुरतब किए हैं। आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड फास्ट बॉलर साबिक कप्तान वसीम अकरम का बड़ा इन्फ्लुएंस है आपको बोर्ड में चीफ सेलेक्टर बनाने में, और आप बहुत ज़्यादा दबाव में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड हैं नदीम खान साहब, इसकी वजह से आप बीच में सैंडविच बन गए आजम खान को टीम में डालने के। इज दैट ट्रू? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं सुन के कभी कभी ना मुझे वो होता भी है कि वसीम भाई से तो वैसे तो मेरी बड़ी अच्छी टर्म्स थी और हम जब मीडिया में हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है, बस सिंस आई बिकेम द चीफ सेलेक्टर उनसे तो मेरा राब्ता भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, तकरीबन ना होने के बराबर है कि आ जाए सामने मुलाकात उस तरह हो जाती है। लेकिन वसीम भाई का कोई इस तरफ रुझान भी नहीं है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आई डोंट नो ये बतानी चाहिए कि नहीं, वसीम भाई बुराई ना बना रहे हैं इस चीज़ को, कि जब मैं पहले साल नॉर्दर्न का जब वो बना था हेड कोच बना था, तो 2-3 बॉलर्स मेरे पास नए आए थे, तो मैंने उनको क्लिप भेजे कि मैंने कहा वसीम भाई इन बॉलर्स के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था आप किस तनाज़ुर में मेरे से पूछे, तो मैंने कहा यार वो कुछ सिलेक्शन का है तो मैं देख रहा हूँ बेहतर ऑप्शन कौन है। तो उन्होंने कहा था भाई ये मेरी डोमेन नहीं है, मैं सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एज ए बॉलर आपने इनका मेरे से इनपुट कोचिंग वाइज लेनी है तो वो एक डिफरेंट है, लेकिन सिलेक्शन के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो बंदा उस लेवल पे वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व हो सकता वो आपको लगता है कि ऊपर इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वसीम भाई लेजेंड है हमारे, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने ना मुझे कोई ऐसी बात की है ना कोई इन्फ्लुएंस किया है। जहाँ तक बात रही है, अभी आपने इंट्रो में भी बात की इसकी मोइन खान की बात की, आपने नदीम खान की बात की। अब आप मेरी बात ये माने या ना माने आपके ऊपर है, अगर कहेंगे तो मैं अल्फन आपको कह के बता दूंगा कि आज तक मेरी मोइन खान से या नदीम खान से कोई सिलेक्शन के ऊपर बात तक नहीं हुई है। और मोइन भाई से तो मेरा बात हुई है, मेरे साल हो गया होगा, वो भी ड्यूरिंग PSL की हमारी बात हुई थी। उसके अलावा तो हमारी सिलेक्शन के ऊपर स्पेशली आज़म के ऊपर हमारी कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि वो इन्फ्लुएंस बीच में आ रहा है तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, और मैं आपके सामने बैठ के आपको ये हल्फन एक चीज़ कह रहा हूँ कि दैट इज़ नॉट द केस। और जो सिलेक्शन उसकी हुई है वो उसकी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर हुई है, कोई भी एक्सटर्नल उस चीज़ पे और मैं उस तरह की चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद अजीम हमारे साथ मौजूद थे। आज के शो में सारे सवालात हमने उनके सामने रखे और उनके जवाबात आपने सुने। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।